गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थियोडोलाइट में हम थियोडोलाइट का जो एग्जांपल्स थे बहुत सारे अभी ऑपरेशंस पढ़े हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे किसी किसी पॉइंट पे हम एक थियोडोलाइट रख करके जो हमारी हाइट होती है, बिल्डिंग की जो हाइट होती है, उसको हम कैसे बिना उसकी फीते के, बिना किसी टेप की सहायता से कैसे हम उसकी ऊंचाई नापते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे कोई एक हाई राइज बिल्डिंग बनी है, कोई एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच है। अब इस हाई राइज बिल्डिंग पे कैपिटल एच है, तो यहाँ पे हम उससे जो यहाँ पे बेस है, उस बेस से कुछ दूरी पे यहाँ को एक पॉइंट ए ले लेंगे, जो एक पॉइंट ए है जहाँ पे हमने थियोडोलाइट को रख दिया, वहां पे स्टेबल कर दिया। अब जब यहाँ पे थियोडोलाइट रखेंगे तो ये तो हमारा एसेसिबल होगा, यहाँ पे जाना आसान होगा। बिल्डिंग होगी 10-15 फ्लोर की होंगी, तो इसको नापना, ऊपर से फीता लगा के नापना शायद बहुत टफ होता है। तो क्या करेंगे हम, इस जहां पे ये पॉइंट ए पे हमने थियोडोलाइट को फिक्स किया, वहां से बिल्डिंग जहां होगी उसके बीच की जो दूरी हो वो हमने टेप से या जरीब से या कैसे भी हमने माप लिया, और वो दूरी जो है वो मान लिया कि हमारी ये डी है। बिल्डिंग से डी दूरी पे हमने थियोडोलाइट को फिक्स कर दिया। ये कैपिटल एच बिल्डिंग की हाइट है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। थियोडोलाइट की ऊंचाई हमें निकाल सकते हैं। थियोडोलाइट की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? थियोडोलाइट एक प्रकार का लेवल जैसे होता है वैसा होता है, तो यहाँ पे लेवल के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लेवल वर्क हो गया। तो बॉटम से एक ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से बॉटम की जो ऊंचाई होगी वो हमें पता चल जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये h1 भी हमें पता है। जब यहाँ पे h1 पता है, d पता है, तो हमें ये कैपिटल H निकालना है। अब इस कैपिटल H को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपने थियोडोलाइट को फिक्स किया। थियोडोलाइट को फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जीरो पे है, एकदम हॉरिजॉन्टल पे है, बबल भी अपने बीच में है, एकदम सब सही है। अब क्या करेंगे, हम इस थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप होगा, टेलीस्कोप को हम यहाँ पे बिल्डिंग के जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, बिल्डिंग के इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम साइड करेंगे। जब हम साइड करेंगे तो ये हमें अल्फा भी पता होगा। इसका मतलब हमें यहाँ तीन की चीज पता है, h1 पता है, अल्फा पता है, d पता है, h हमें निकालना है। अब अगर इस h को निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा निकालने के लिए कर ये सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये d है, ये भी d होगा, तो ये d होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा अल्फा। अल्फा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये स्मॉल h डिवाइडेड बाय d, ये स्मॉल h डिवाइडेड बाय d। अगर यहाँ से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से h इज इक्वल टू स्मॉल d इनटू tan अल्फा। यहाँ पे हमें स्मॉल h पता चल जाएगा क्योंकि d पता है, अल्फा पता है। जब d और अल्फा पता है तो यहाँ से हमें स्मॉल h पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग के टॉप से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h है, स्मॉल h है, वो हमारा यहाँ से पता चल गया। तो जो बिल्डिंग की टोटल हाइट होगी कैपिटल h कितनी होगी, कैपिटल H होगी कितना, स्मॉल h प्लस h1 होगा, प्लस यहाँ पे h1 होगा। जब यहाँ पे h1 हमें पता, h जो हमें पता है, इस h की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो बिल्डिंग की टोटल हाइट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, d tan अल्फा प्लस h1। ये जो हाइट होगी ये हमारी बिल्डिंग की हाइट होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब बिना हम किसी टेप, बिना या किसी को ऊपर चढ़ाए हुए, सिर्फ थियोडोलाइट यहाँ पे हमने फिक्स करी। उस थियोडोलाइट को फिक्स करने के साथ साथ हमें यहाँ पे इसकी ऊंचाई भी पता चल गई। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन ये इस सिचुएशन में कि जब हम यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी टेप से या चैन से नाप सकते हैं। सपोज दैट कि हमें ये भी ना पता हो और यहाँ कुछ ऐसा तालाब टाइप हो या कुछ हो कि जब हमें थियोडोलाइट और बिल्डिंग के बीच की दूरी ना पता चले, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमें डी भी ना पता हो,
जब हमें ये डी नहीं पता होगा, जब यहाँ पे डी नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, आपको ही हमें कि यहाँ पे जब हमें यहाँ पे नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, एक और थियोडोलाइट, हमने क्या किया, एक और थियोडोलाइट यहाँ पे, इसी थियोडोलाइट को पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया। यहाँ पे फिक्स करने के बाद हमने क्या किया, फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने क्या साइड करेंगे, यहां से इसको कुछ इस तरह से हमने एक बार यहाँ पे रख दिया। अब अगर हम इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये सपोज दैट ये बीटा एंगल है, यहाँ पे ये बीटा एंगल है। अब अगर ये बीटा होगा तो ये क्या, ये पॉइंट ए मान लिया सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे एक पॉइंट सी मान लेते हैं जहाँ पे ये बिल्डिंग है। अब अगर यहाँ पे बिल्डिंग है, इसकी जो ऊंचाई होगी ये हम लोग मान लेते हैं ये एच है और इसकी जो ऊंचाई होगी उसको मान लेते हैं हम ये एच बी है, ये एच बी है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ये एच बी होगा, एक इस रेफरेंस लाइन और इस रेफरेंस लाइन के बीच में क्या, ये क्या होगा, ये होगा हमारा एच डी होगा। क्या होगा, ये एच डी होगा। अब इस फिगर को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे D नहीं निकल पा रहा है, D थियोडोलाइट से बिल्डिंग के बीच में हम अपनी टेप से या जरीब से दूरी नहीं निकाल पा रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले थियोडोलाइट को पॉइंट ए पे फिक्स करेंगे। जब हम यहाँ पे पॉइंट ए पे फिक्स करेंगे तो फिर एक यहाँ से हॉरिजेंटल होगा, एक तो ये हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन प्रोवाइड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पॉइंट ए को साइड कर लेंगे। और सपोज दैट जब हमने पॉइंट ए वहां पे पॉइंट सी के बिल्डिंग के टॉप को हमने अगर साइड किया तो यहाँ पे ये बीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बीटा एंगल बन रहा है। ओके, अब इसके बाद हम क्या किया, इसी थियोडोलाइट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, सपोज दैट इसके बीच की जो ये दूरी है वो दूरी है हमारी सी, ये दूरी है कितना, सी। अब अगर ये C है और यहां से जब हम C दूरी आगे बढ़ा दिया और उसके बाद हम जब देखें तो ये कितना हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया। यहां से जब हमने साइड किया तो इसके बीच की दूरी अब यहाँ पे ये अल्फा हो गया। मान लेते हैं इसकी जो बीच की दूरी है वो D है, मान लेते हैं हम, और ये हमें अननोन है, ये हमें पता नहीं है। अब जब पता नहीं है तो जब थियोडोलाइट 1 स्टेशन पे था, थियोडोलाइट जब पहले स्टेशन ए पे था या बी पे, सबसे पहले बी की बात करते हैं हम कि जब थियोडोलाइट बी स्टेशन पे है, जब बी स्टेशन पे थियोडोलाइट है तो फिर क्या इक्वेशन बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, फिर वो स्टेशन ये इक्वेशन बनेगा यहाँ पे d इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाई d। ये स्मॉल h डिवाइडेड बाई d हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ये हमें d जो है अननोन है, h भी अननोन है, केवल हमें tan अल्फा पता है। जब हमें tan अल्फा पता है तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया h बाई d। यहाँ पे हमसे क्या निकल गया, h इज इक्वल टू निकल जाएगा h इज इक्वल टू d tan अल्फा हमारे यहाँ से पता चल जाएगा। अब अगर हम स्टेशन बी की बात करें, अगर हम यहाँ पे स्टेशन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेशन बी की जो हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ए की बात करते हैं, ए की बात की तो tan
tan बीटा क्या होगा? अब ये जो tan बीटा होगा स्मॉल h और प्लस एच डी, इस रेफरेंस लाइन से रेफरेंस लाइन के बीच की जो वो गैपिंग है वो कितना है? एच डी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से? tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे, हाँ ये tan बीटा है ना, tan बीटा ये h और प्लस एच डी, यहाँ h प्लस एच डी tan बीटा, ये कितना? ये c है और ये d है, c प्लस d। अब यहां से अगर हम इसको देखें कितना हो जाएगा? h प्लस एच डी c प्लस d इंटू tan बीटा आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर हमारे यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो यहाँ पे ये h इज इक्वल टू क्या? अगर हम इसको इक्वेशन नंबर यहाँ h की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? d tan अल्फा प्लस एच डी नहीं, h की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ से हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में से यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस हैं इसमें क्या चीज कॉमन होगा? इनको हाँ h की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, h की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? d tan अल्फा प्लस एच डी, यहाँ पे हमने अगर रख दिया वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? d tan अल्फा प्लस एच डी इज इक्वल टू c प्लस d tan बीटा। अब जब यहाँ से हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे तो ये d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो c tan बीटा माइनस एच डी डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा आ जाएगा। ये जो है वो हमारा d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सबसे पहले h प्लस एच डी सी प्लस डी tan अल्फा हमारा सेकंड इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन से हमने h की वैल्यू उठाया d tan अल्फा प्लस एच डी c प्लस d tan अल्फा। यहाँ से हमने d को कॉमन किया और d की जो वैल्यू आई है वो c tan बीटा माइनस एच डी डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा आ जाएगा। यहाँ तक तो d की वैल्यू आ गई। तो यहाँ की d की जब वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? d की वैल्यू आ जाने के बाद इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। d की जो वैल्यू आई है वो इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे रख देंगे। जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी h की, तो h की वैल्यू होगी h इज इक्वल टू c tan बीटा प्लस एच डी डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू निकल गई इसका क्या मतलब है? हमें यहाँ पे क्या कहना पता है? ये c पता है, ha पता है, ये दोनों हमें पता है, c पता है, ha पता है और यहाँ पे ये hd पता है। जब हमें ये तीन वैल्यू पता है तो जो बिल्डिंग की टोटल हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? बिल्डिंग की जो टोटल हाइट होगी वो हो जाएगी h इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस एच ए। ये बिल्डिंग की टोटल हाइट निकल जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे एसेसिबल है, यहाँ पे हम जा सकते हैं तो वहां से हम यहाँ पे ये d पता चल जाएगा
और जब डी पता चल जाएगा तो डायरेक्टली एक सिंपल इक्वेशन बनेगा, टेकोमेट्रिकल इक्वेशन से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर सेकंड केस में, अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करें कि हमें ये डी की वैल्यू नहीं पता है, हम अगर यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन हम तब क्या कर सकते हैं कि एक बार स्टेशन ए पे यहाँ थियोडोलाइट रखेंगे, उसके बाद स्टेशन बी पे थियोडोलाइट हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से एक बार ये अल्फा निकालेंगे और एक बार बीटा निकालेंगे। एच ए हमें पता होगा, एच बी पता होगा, इन दोनों के बीच के रेफरेंस लाइन का जो गैप होगा वो एच डी पता होगा और ये सी पता होगा। तो एक इक्वेशन बनेगा h इज इक्वल टू डी टेन अल्फा एंड दूसरा बनेगा h प्लस एच डी इक्वल टू सी प्लस डी टेन अल्फा। वहां से ये डी टेन अल्फा प्लस एच डी की वैल्यू आ जाएगी सी टेन बीटा माइनस एच डी डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डी की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा सी टेन बीटा प्लस एच डी डिवाइडेड बाई टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। जब ये h पता चल गया, ये स्मॉल h पता चल गया, तो इस कैपिटल H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल h प्लस एच ए पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा हम चिमनी की ऊंचाई थियोडोलाइट से भी हम निकाल सकते हैं। चिमनी की ऊंचाई जब निकालने के बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का आता है। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें जस्ट सपोज दैट कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, क्लोज ट्रांसफर की पहले अगर हम बात करते हैं क्लोज ट्रांसवर्स की, मान लो सपोज दैट कि ये कोई क्लोज ट्रांसवर्स है। अगर ये क्लोज ट्रांसवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स है, तो ये पॉइंट ए होगा, कोई पॉइंट ए होगा, ये कोई पॉइंट बी होगा, ये कोई पॉइंट सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा। इस तरह से कोई एक क्लोज ट्रैवर्स बना हुआ है। अगर ये क्लोज ट्रैवर्स बना हुआ है तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट, इनकी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इनका कोई वैल्यू होगा। सिर्फ हम एंगल निकाल करके ही तो इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो इनका कोई एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लें तो भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये कि किसी इस क्लोज ट्रैवर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। तो दो तरीका होता है। एक होता है हमारा जो तरीका होता है वो होता है एक क्रमानुगत सिस्टम, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है कि कौन सी सिस्टम जो होता है क्रमानुगत सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक चीज, पहले वाले की अगर हम बात करें, पहला क्रमानुगत सिस्टम, क्रमानुगत सिस्टम की बात करें
इसमें क्या करते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे ये हो गया, एक कोई कोऑर्डिनेट हो गया, इस कोऑर्डिनेट में ये हमारा एक क्लोज ट्रैवर्स बना हुआ है, एक कोई ट्रैवर्स बना हुआ है ए बी सी डी ई। ये मान लिया हमारा 0 एंड 0 है, ओरिजिन है। इस 0 0 से ए की 0 0 से ए की अगर हम यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट निकाल लें, सपोज दैट यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई है। एक पॉइंट का अगर हम इस ओरिजिन के सापेक्ष हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें और उसके बाद फिर इसके सापेक्ष में इस ए के इस एक्स ए के सापेक्ष में भी यहाँ एक्स ए एक्स बी के सापेक्ष में ए के सापेक्ष में बी का कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे एक्स बी और वाई बी, यहाँ पे एक्स सी वाई सी एक्स डी वाई सी निकालने, ये क्रमानुगत है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे इस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हर एक पॉइंट जो होता है यहाँ पे 0 पॉइंट से ए पॉइंट को रेफरेंस कर लेते हैं, एक सिंगल पॉइंट को, और बाकी की जो पॉइंट्स है जैसे बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट को ए वाले से, सी वाले पॉइंट को बी वाले के रेफरेंस में, डी वाले को सी वाले के रेफरेंस में और ई वाले को ए वाले के रेफरेंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं क्रमानुगत सिस्टम या फिर इसको क्रमानुगत सिस्टम बोलते हैं। इसके जस्ट वाला जो सिस्टम होता है नेक्स्ट सिस्टम होता है, इसमें हर सिस्टम मतलब बी वाला ए के ऊपर डिपेंड है, सी वाला बी के ऊपर, तो हर एक जो पॉइंट है वो अपने से पहले वाले पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इस सिस्टम में ये है। दूसरा एक सिस्टम होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिनको अगर ये बात करें इस तरह का एक सिस्टम है, ये यहाँ पे 0 एंड 0 है ओरिजिन, और यहाँ पे अगर हमने कोई एक ट्रैवर्स बना लिया, सपोज दैट एक इस तरह से है और कुछ ये है, तो ये क्या मान लिया कि एक ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को यहाँ पे हर पॉइंट जो ए पॉइंट है उसका भी यहाँ पे ए 0 0 मतलब ये ओरिजिन के सापेक्ष, यहाँ पे ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन के रेफरेंस में हम इस पॉइंट को करेंगे। अब क्रमानुगत वाले में क्या करते थे, बी को ए के सापेक्ष करते थे, पर यहाँ पे भी इसका 0 0 होती थी। यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और यहाँ पे x5 y5 होगा। तो वो पिछला वाला जो पिछले सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे थे, ये है आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम। पिछले वाले सिस्टम में क्या हो रहा था कि हर जो पॉइंट है वो पिछले वाले पॉइंट पे डिपेंड करता था, पर इस पॉइंट में हर एक पॉइंट ए बी सी डी ई चाहे जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट ओरिजिन से डिपेंड कर रहा, मतलब ए की जो ओरिजिन है इस ओरिजिन से हर एक पॉइंट यहाँ पे डिपेंड करता है। इसके बाद एक आता है यहाँ पे सपोज दैट ये कोई एक लाइन है और इस लाइन पे मान लिया ये थीटा है और इसकी जो लंबाई है वो एल है। सपोज दैट हमने ये मान लिया। दो वर्ड होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड अक्षांश, लैटिट्यूड, दूसरा होता है डिपार्चर।
यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर इसको शायद अक्षांश बोलते हैं, और इसको डिपार्चर जो भी समथिंग लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बोलते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालने के लिए करते क्या है, सपोज दैट एक कोई लाइन है ए और बी कोई लाइन है, ये लाइन y से थीटा एंगल बना रहा है और जिसकी लेंथ जो है वो लेंथ है हमारा l। तो जो ये वाला पोर्शन होगा, ये और ये जो दो पोर्शन होगा, ये वाला होगा लैटिट्यूड l और ये वाला जो पोर्शन होगा वो होगा हमारे यहाँ पे d डिपार्चर। मतलब इसकी ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये अगर l है इसकी थीटा है, तो जो लैटिट्यूड की वैल्यू होगी l की जो वैल्यू होगी वो होगी l cos थीटा, और डिपार्चर d की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारा l sin थीटा। अगर कोई लाइन दिया हुआ है, उस लाइन में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालना है, तो सिंपली वो जहां से भी दिया होगा उसकी लेंथ दी होगी, एंगल दिया होगा, लैटिट्यूड l निकालो, l इज इक्वल टू l cos थीटा हो जाएगा, और डिपार्चर d इज इक्वल टू d cos थीटा हो जाएगा। ओके, हम लोग एरर की बात कर लें। अगर हम ट्रैवर्स बनाते हैं, कोई सा भी अगर हम ट्रैवर्स बनाते हैं, उसमें कुछ एरर होती है। अगर हम बात करते हैं ट्रैवर्स की, सपोज दैट ये कोई ट्रैवर्स बन रहा है, ओके ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी सी डी और ये कोई पॉइंट ई है। ये क्लोज ट्रैवर्स है। ये क्या है? क्लोज ट्रैवर्स। अगर ये क्लोज ट्रैवर्स है तो पॉइंट ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए, ई के बाद तो सीधे हमें ए पे आना चाहिए था ना। क्लोज ट्रैवर्स मतलब ये जहां से हमने इस ट्रैवर्स को स्टार्ट किया था वहीं पे इसको आके फिनिश करना था, लेकिन हुआ क्या, ये यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ। अब जब ये यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ तो ये हमारा इसमें एरर आ गया। ये कोई ए है, ये सपोज दैट A1 है, ये यहाँ पे एरर आ गया। इस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या है, मतलब अगर हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद हम इस A पॉइंट से B, B से C, C से D, D से E, E से हम A पे आना चाहिए था, पर हम यहाँ पे A पे नहीं आए। बैलेंसिंग ऑफ एरर की बात करें, जो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ एरर्स इन जो एरर आते हैं उनको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, कैसे ट्रैवर्स बनता है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ए कैसे क्लॉकवाइज बनता है, कहां से क्या एंगल निकालना होता है। और सपोज दैट सारा प्रोसेस करने के बाद ये हमारा ट्रैवर्स बन गया, पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से ए पे आना चाहिए था, नहीं आया। तो क्या क्या एरर आ सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहले जो एरर आ सकते हैं इसमें, जो सोर्स ऑफ एरर है, एरर जो सोर्स ऑफ एरर है वो पहला कहां से आएगा? ये जो एंगल हम ले रहे थे, सपोज दैट कि हमने ये एंगल जो हम ले रहे थे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये जो हम एंगल ले रहे थे
हो सकता है कि इनके कोड कोड लेने में कोई गलती हुई हो, या फिर हो सकता है दूसरा एरर कहाँ पे हो सकता है, दूसरा एरर यहाँ पे हो सकता है। सपोज दैट हमने एंगल मिला करके हमने बेयरिंग लिया 5 1, हर जगह हमने एंगल ले करके ये नॉर्थ डिसाइड किया 5 2, हर जगह 5 3, ये नॉर्थ डिसाइड किया 5 4। इसका क्या मतलब है, ये जो ब्लैक वाला है वो एंगल ले रहे हैं। दूसरा जो सोर्स हो सकता है एरर में, हो सकता है शायद बियरिंग लेने में या दिक्मान में गलती हो, बियरिंग में। बियरिंग लेने में। चौथा तीसरा क्या है, क्लोजिंग एरर। तो 3 तरह के जो एरर आते हैं वो आ सकते हैं। कोई भी अगर ट्रैवर्स है, इस ट्रैवर्स में सोर्स ऑफ एरर 3 तरह से हो सकते हैं। पहला कोड लेने में, एंगल लेने में, मतलब सपोज दैट ए से बी, बी से सी, सी से डी हमें अगर एंगल लेना है तो मे भी हो सकता है ये जब बी पॉइंट पे हम एंगल ले रहे हो, बी पॉइंट पे जब हम एंगल ले रहे हो तो हो सकता है उस एंगल लेने में कुछ एरर हो। बी पे अगर हम बी ए बी सी डी एंगल ले रहे हो तो शायद उसमें कुछ एरर आ गया हो। या फिर अगर हम ट्रैवर्स बना रहे हैं और अगर एंगल नहीं ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, हम दो ही प्रोसेस होता है, या तो हम इंक्लूडेड एंगल लेकर के हम इस ट्रैवर्स को बनाएं, या तो फिर हम यहाँ पे दिक्मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हर स्टेशन पे क्या करेंगे, नॉर्थ पॉइंट को डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो नॉर्थ पॉइंट डिसाइड करते हैं और जो बेयरिंग लेते हैं, मे भी हो सकता है उस बेयरिंग लेने में दिक्कत हुई हो, या फिर क्लोजिंग एरर क्या होता है, क्लोजिंग एरर ये हो गया कि पॉइंट इसको आके पॉइंट ए पे मिलना चाहिए था, पर ये ए पे ना मिल करके A1 पे आ गया। ये जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं क्लोजिंग एरर। इसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये क्लोजिंग एरर है। तो 3 तरह के जो एरर है, इन्हीं को पूरा ट्रैवर्स को बनाने में जो एरर आता है उसको एलिमिनेट हमें करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले जो एंगल लिया जाता है वो एक परमिसिबल लिमिट में होता है। मतलब इतनी एक्यूरेसी हमें रखनी पड़ती है कि जो एंगल होता है, इनकी जो लिमिट होती है, ये जो लिमिट होती है वो होती है लीस्ट काउंट रूट एन। परमिसिबल एरर की बात कर रहे हैं। परमिसिबल एरर का मतलब ये हो गया, समेशन ऑफ एंगल अगर जितनी भी आएंगे, सपोज दैट 1 2 3 4, यहाँ पे ये पंचभुजा टाइप का कोई आकृति है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। हम इस एंगल को नाप किससे रहे हैं, थियोडोलाइट से। थियोडोलाइट का जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लिस्ट काउंट है। तो परमिसिबल एरर, जो परमिसिबल एरर होगा, परमिसिबल एरर इन समेशन ऑफ थीटा, समेशन ऑफ एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिस्ट काउंट कितना है, 20 सेकेंड रूट 5। ये हमारा लिस्ट काउंट होगा। तो जितना भी एंगल आएगा, जो समेशन ऑफ एंगल आएगा उसमें आएगा ये 20 रूट 5। एक और चीज की, इंटरनल इंक्लूडिंग जो एंगल होता है, अंतःकोण होता है, अंतःकोण का योग, अंतःकोण योग इज इक्वल टू होता है 2n - 4
इंटू 90 और बाह्य कोण योग कितना होता है 2n प्लस 4 इंटू 90। ये पंचभुज है तो n की वैल्यू 5 रख देंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, 6 9 54, मतलब 540। जो समेशन ऑफ इंटरनल एंगल होना चाहिए वो 540 होना चाहिए था। अब इसमें परमिसिबल मतलब जो परमिसिबल एरर इतनी एक्यूरेसी हो कि इसमें जो एरर है वो 20 सेकेंड रूट 5 सेकेंड से कम हो, तब इसमें क्लोजिंग एरर या एरर परमिसिबल लिमिट के अंदर होगा। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे एरर की बात करें, दूसरे एरर बेयरिंग लेने में, हम दूसरे एरर या बेयरिंग लेने की बात करें कि बेयरिंग में हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, उसकी अगर हम लोग बात करें तो दूसरा एरर आता है यहाँ पे बेयरिंग की बात करते हैं। बेयरिंग में जो एरर आता है वो फर्स्ट पॉइंट के, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो ये होगा, प्रथम रेखा के का बैक बियरिंग प्रथम रेखा का बैक बियरिंग एवं अंतिम रेखा का फोर बियरिंग का अंतर, लास्ट बियरिंग का अंतर 180 डिग्री होना चाहिए। क्या मतलब है, से पहले भी हम लोग देखा कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो समय वो होता है, अंतर होता है, वो दोनों अपोजिट होते हैं, तो 180 डिग्री का अंतर इसमें होना चाहिए। क्या मतलब ये हो गया, यहाँ पे प्रथम रेखा का बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो अंतर है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो यहाँ पे जो एरर होगा वो यहाँ पे बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग, वो एरर हो जाएगा, यहाँ पे जो है एरर हो जाएगा। अब अगर ये एरर हमें पता चल गया, ई की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे पता चल गया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सारे दिक्मान पे हमें एरर तो पता चल गया, जब एरर हमें पता चल गया तो उसका समाधान भी खोजना पड़ेगा कि इस ई को कैसे हम एलिमिनेट करें। एरर कहां से पता चला, इसका जो बैक बियरिंग बी ए का बैक बियरिंग है और ई ए वन डैश का फोर बियरिंग है, वो 180 डिग्री होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हमको यहाँ से ई पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले दिक्मान में जितने भी कितने दिक्मान होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 दिक्मान होंगे, 5 बेरिंग होंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेशन मतलब का समायोजन दिक्मान का, अगर हम दिक्मान का समायोजन करेंगे तो पहले बेरिंग में, फर्स्ट बेरिंग में कितना हम एडजस्टमेंट करेंगे, फर्स्ट बेरिंग में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे प्रथम दिक्मान में जो एडजस्टमेंट करेंगे वो E बाई एन करेंगे। कितना करेंगे हम यहाँ पे, E बाई एन करेंगे। ये तो पहले दिक्मान की बात कर रहे हैं। दूसरे दिक्मान की क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे सेकंड वाले दिक्मान करेंगे 2E बाई एन करेंगे। तीसरे दिक्मान में कितना एडजस्ट करेंगे, तीसरे वाले दिक्मान में 3E बाई
एन, मतलब इस वाले सेक्शन पे हम E बाई एन को यहाँ पे बाहर जा रहा है E बाई एन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें सेकेंड वाले बेरिंग में 2E बाई एन सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो बेरिंग होगा उसको एडजस्ट करेंगे। तीसरे वाले में 3E बाई एन करेंगे। इसी तरह से लास्ट में एन वाले में क्या करेंगे, एन ई बाई एन करेंगे। लास्ट वाला जो बेरिंग होगा उस वाले बेरिंग पे यहाँ ये जो लास्ट वाला बेरिंग है वो एन ई बाई एन, मतलब ई के बराबर जो है, ई के बराबर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। ई के बराबर एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे एरर कितना आ रहा है, जो क्लोजिंग एरर आ रहा है, यहाँ पे जो दिक्मान में एरर आ रहा है बैक बेरिंग और फोर बेरिंग में कितने की एरर आ रहा है, ई का। जब लास्ट दिक्मान में ई का एरर का ही एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये ए वाला पॉइंट यहाँ पे आके यहाँ पे जो बेरिंग है उसका समाधान हो जाएगा। लास्ट बात आती है यहाँ पे क्लोजिंग एरर की। जो एरर है क्लोजिंग एरर की हम बात कर लेते हैं। अगर हम क्लोजिंग एरर की बात करें, क्लोजिंग एरर में ये कुछ इस तरह से है। यहां पे आके इसे मिलना चाहिए था, यहाँ पे आके ये मिलना चाहिए था पर मिला नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर लेंगे, ये समेशन ऑफ डेल्टा हो जाएगा, समेशन ऑफ एल। एल क्या है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डिपार्चर। इतने का एरर है यहाँ पे, ये जो है ये एल है और इसी एल को एलिमिनेट करना है। तो कितना एलिमिनेशन होगा, वो जो क्लोजिंग एरर होगा यहाँ पे एरर होगा, क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर होगा यहाँ पे, वो होगा अंडर रूट समेशन एल स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर। ये जो समेशन एल स्क्वायर या समेशन डी स्क्वायर होगा वही है वो क्लोजिंग एरर होगा। जो लास्ट में ये क्लोजिंग एरर आया है ना, ये क्लोजिंग एरर समेशन एल स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर होगा। अब इसी क्लोजिंग एरर को यहाँ पे, ये क्लोजिंग एरर यहाँ पे आ गया, इसको भी हम यहाँ पे इस जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट पे इस क्लोजिंग एरर को थोड़ा 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 कैसे ग्राफिकल मेथड से, हम लोगों ने लेवलिंग जब ट्रांसवर्स पढ़ रहे थे तो ट्रांसफर सिस्टम में ग्राफिकल मेथड के द्वारा इस क्लोजिंग एरर को एडजस्ट करना वहां पे हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे क्लोजिंग एरर कितना हो जाएगा, समेशन एल स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर रूट में, और इसका एडजस्टमेंट ग्राफिकल मेथड से ट्रांसवर्स वाले में हुआ है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, ये तो मिसलेनियस टॉपिक था, टैकोमेट्री। टैकोमेट्री होता क्या है, टैकोमेट्री जो टैकोमेट्री होता है एक प्रकार का थियोडोलाइट ही होता है। थियोडोलाइट में टैकोमेट्री में अंतर क्या होता है, उसके जो डायाफ्राम बना होता है उसमें ही अंतर होता है। बाकी टैकोमेट्री भी एक प्रकार का लेवलिंग या थियोडोलाइट ही होता है। टैकोमेट्री से होता क्या है, इससे जो टैकोमीटर होता है या टैकोमेट्री होता है, इससे हम बिना चेन के या फिर बिना टेप की सहायता से किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसकी फंक्शन या इसकी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं कि ये क्या होता क्या है। फंक्शन से पहले हम लोग इनकी बात करते हैं कि सपोज दैट जो यहाँ पे ये भी एक तरह का सब ये होता है, ये यहाँ पे इस तरह से ये एक तरह का लेवल या फिर एक तरह का
थियोडोलाइट ही होता है, लेकिन इसका ये जो टेलीस्कोप होता है, यहाँ पे टेलीस्कोप, उसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस बात का होता है? जो टेलीस्कोप होता है वो बना कैसे होता है? सपोज दैट ये हमारा टेलीस्कोप है, यहाँ ये टेलीस्कोप होगा, और ये यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होगा? आई पीस, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट पीस। यहां तक तो सब सीन है। यहां पे डायाफ्राम होता है, ये जो डायाफ्राम होता है इसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी डायाफ्राम की वजह से ही किसी भी लेवल को टैकोमीटर या फिर क्या क्यों बोलते हैं उसको हम बात करते हैं। यहाँ पे ये जो डायाफ्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये एक सर्कल टाइप का होगा, या फिर इस तरह का होगा, या फिर इस तरह का। एक तो यहाँ पे होगा, ये तो गोला ऐसा ही होता है दूरबीन हमेशा। एक यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक क्रॉस वायर होगा, और इस क्रॉस वायर के ऊपर यहाँ पे एक स्टेडिया रॉड होगा, ये ऐसे होगा। ये पहला डायाफ्राम है। या सपोज दैट ये यहाँ पे ये होगा, ये क्रॉस एयर होगा, यहाँ पे मार्क बने होंगे, या फिर क्या होगा, कुछ इस तरह से ऐसे बना होगा, कुछ इस तरह से बना होगा। ये दूसरा, ये तीसरा। सेम हर टेलीस्कोप की तरह ये भी टेलीस्कोप वैसा था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंस लगा होगा, यहाँ पे एक आई पीस लगा होगा, और यहाँ पे एक डायाफ्राम होगा। बाकी टेलीस्कोप में स्टेडिया के डायाफ्राम में ही अंतर होता है, और ये होता है उसका डायाफ्राम। इस डायाफ्राम में ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऊपरी स्टेडिया वायर, इसको बोलते हैं निचली स्टेडिया वायर, और ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं क्रिस तंतु। इससे पहले तो हम लोग ने पढ़ रखा है कि ये या तो बहुत ही पतले एल्यूमिनियम का वायर होता है, या फिर इसको बहुत पतले कांच के ग्लास से बनाया जाता है, या मार्क बना होता है। हमने लेबलिंग में से पढ़ लिया था कि ये किस चीज का बना होता है। तो यही होता है। इसमें ये जो ऊपर वाला जो मार्क होता है एल्यूमिनियम का वायर इसमें, या कुछ भी, ये जो ऊपर वाला इसे बोलते हैं ऊपरी स्टेडिया वायर, और ये जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं निचली स्टेडिया वायर। बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन कटा होता है उसे बोलते हैं क्रिस तंतु। तीन तरह से इनका जो ये डायाफ्राम का सेक्शन होता है उस तरह का हो सकता है, या तो ये गोला हो और यहाँ पे एक बीच में कटा हो, ये पूरा कटा हो, एक ये, या तो फिर एक यहाँ पे मार्क हो, यहाँ पे मार्क हो, कुछ इस तरह से हो, या फिर इस तरह से हो। तो कुल मिला के तीन तरह से होते। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ऊपरी स्टेडिया और निचली स्टेडिया। टैकोमेट्री में क्या करते हैं, हम दूरी नापते हैं, और दूरी कैसे नापते हैं, इसी ऊपरी स्टेडिया और निचली स्टेडिया पे जो रीडिंग आती है उनका रीडिंग का जो अंतर होता है उसी से मापते हैं। आगे के प्रिंसिपल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बाकी का जो टेलीस्कोप से ये डिफरेंस क्यों होता है, सिर्फ इसी डायाफ्राम की वजह से ही ये डिफरेंस होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल की बात करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होती हैं। पहले पॉइंट्स देख लें, नहीं पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं इसके। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सपोज दैट
कुछ इस तरह है। ओके, ये कोई पॉइंट जीरो है, ये मान लेते हैं यहाँ पे P है, ये Q है, ये P1 है, ये Q1 है, ये C1 है और ये C2 है। गलत हो गया, यहाँ बनाते हैं। ओके, ये कोई पॉइंट O हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये यहाँ पे P, ये यहाँ पे Q, ये यहाँ पे P1, ये यहाँ पे Q1। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, सपोज दैट यहाँ पे हमने अपना टेलीस्कोप को सेट किया, टैकोमेट्री जो है उस टैकोमेट्री को हमने यहाँ पे सेट किया। जब हम यहाँ पे टैकोमेट्री को सेट करेंगे तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे स्टाफ बोलते हैं। जो नॉर्मल स्टाफ होता है वही स्टाफ या फिर स्टेडिया स्टाफ जिसकी जो लिस्ट काउंट होती है, वो जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.005 मीटर या 5 mm जो इसकी लिस्ट काउंट होती है। ओके, हम लोग यहाँ पे अपने जो टेलीस्कोप है उस टेलीस्कोप यहाँ पे रखेंगे। जब हम देखते हैं तो एक रॉड अगर हम यहाँ पे रखें तो होता क्या है, दो रीडिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पे ये जो डायाफ्राम है वो डायाफ्राम कुछ इस तरह से था, वो जो डायाफ्राम था कुछ इस तरह से था, कटा हुआ था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अगर हम यहाँ पे जो रीडिंग होगी इसका मतलब है कि कुछ इस तरह से रीडिंग, ये वाली रेज आ रही है वो यहाँ के रीडिंग की बात बता रही है, और ये वाली जो ग्रीन वाली जो रेज आ रही है वो यहाँ की रीडिंग बता रही है। रेड वाली जो है वो क्रिस तंतु की रीडिंग बता रही है। अच्छा, क्रिस तंतु से अगर कोई भी रीडिंग लेंगे तो वो चाहे जितनी दूर, चाहे वो C1 पे हो, चाहे वो C2 पे है, वो कहीं पे भी हो, वो एग्जैक्ट बराबर होगी। पर अगर हम यहाँ पे ये जो P1 या Q1 पे जो रीडिंग लेंगे, जैसे जैसे क्योंकि वो कुछ एंगल बनाते हुए जाता है, तो वो जितना भी हम लेके जाएंगे, वो जितनी दूर जाके लेके जाएंगे वहां पे इनके बीच की जो रीडिंग है वो गैप बढ़ती चली जाएगी। और अगर ये गैप बढ़ती चली जाएंगी यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे ये पहला वाला है और ये यहाँ पे इस तरह का ये गैप बढ़ता चले जाएगा। अब इसको हम बात करते हैं इनके डेरिवेशन या इनके प्रिंसिपल की। अगर हम यहाँ पे इनके प्रिंसिपल की बात करें कि किस सिद्धांत पे इसकी ये जो दूरी है बिना दूरी सिद्धांत की बात करते हैं। टैकोमेट्री किस सिद्धांत पे वर्क करता है हम उसकी बात करते हैं। सपोज दैट यहां से लेके यहां तक की दूरी कुछ d1 है और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो d2 है। अब क्या करेंगे, हमने तो यहाँ अपना टेलीस्कोप रखा, यहाँ पे रेंजिंग, यहाँ पे स्टेडिया रॉड रख दिया, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, जहां पे हमें यहाँ अपने टेलीस्कोप से टैकोमेट्री से जितनी दूरी पे हमें उन दोनों बिंदु, मतलब ये कोई पॉइंट O है और ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है,
तो अगर हमें दूरी चाहिए ओ ए का या ओ बी का, तो जिस भी पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे हम वहां पे स्टेडिया रॉड जाके लगा के वहां पे रख देंगे। इनका जो प्रिंसिपल है वो समरूप त्रिभुज पे करता है। किस पे? समरूप त्रिभुज पे। समरूप त्रिभुज के अनुसार, समरूप त्रिभुज के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो OC1 डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू OC2 P1Q1 इज इक्वल टू, यहां पे जो ये एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो हमने मान लिया सपोज दैट थीटा एंगल है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 1/2 थीटा 1/2 थीटा। अब यहीं पे अगर हम बात करते तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 cot theta by 2 is equal to k। अगर हम OPQ समरूप त्रिभुज OPQ और ट्रायंगल OP1Q1 और Q1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से त्रिभुज को समरूप मान रहे हैं, एक इसको और एक इसको। OP1Q1 दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। OP1Q OPQ और OP1Q1 जो दोनों वो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो OC1 डिवाइडेड बाई P1Q1 इज इक्वल टू OC2 डिवाइडेड बाई P1Q2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, केवल हम इस ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा cot थीटा बाई 2। लेकिन हम केवल आधे की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 cot थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये cot थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये एक सिमिलर है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, वो यहाँ पे कांस्टेंट होगी। हमें चाहिए क्या था, ये D1 चाहिए था या D2 चाहिए था। जिस भी जगह पे यहाँ पे हमने टेलीस्कोप रखा और जितनी दूरी की, अगर किसी दो बिंदु की बात करें तो दो बिंदु में एक बिंदु पे हम चैन पकड़ते हैं, दूसरे बिंदु पे चैन ले जाके वहां पे छोड़ते हैं। तो सेम वहीं पे पहले जहाँ पे चैन पकड़ेंगे वहां पे हम टेलीस्कोप लगा देते हैं और दूसरे बिंदु पे वहां पे हम स्टेडिया रॉड लगाते हैं जहाँ पे हमें चैन के बीच की दूरी चाहिए होता है। वो क्या OC1 और OC2। OC1 क्या है D1 है, OC2 क्या है D2 है। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल टू 34 डिग्री 22 मिनट ले लें, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 34 डिग्री 22 मिनट ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसकी बात करें सबसे पहले OC1 डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू 1/2 cot 17 डिग्री 11 सेकेंड। और इसकी OC1 कितना आ जाएगा, OC1 इज इक्वल टू P इंटू Q। यहाँ पे ये cot, इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है 100 के बराबर आती है। तो ये 1/2 या एग्जैक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं इंटू 100। 1/2 cot 17 डिग्री 11 सेकेंड की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू
100 इंटू पी क्यू, यही तो हमें निकालना था। क्या हो गया यहाँ पे, D1 जो है, यहां से D1 जो है P और Q, इसका मतलब है कि अगर हम यहां से टैकोमेट्री से ऊपरी स्टेडिया P और निचली स्टेडिया Q, जहां पे स्टेडिया रॉड कट कर रहा है, उनकी वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो यहां से हम उस जो स्टेडिया रॉड है, टैकोमेट्री से स्टेडिया रॉड की दूरी निकाल सकते हैं। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दूरी हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर हम लोग बात करें D2 की, तो अगर यहाँ पे D2 की बात करें तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4C2 डिवाइडेड बाई P1Q1 1/2 cot थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 17 डिग्री 11 मिनट रख देंगे। यहां से ये OC2 क्या है, D2 है, D2 इज इक्वल टू P1Q1, इसकी जो वैल्यू आएगी 100 आ जाएगी। इसका मतलब है जितना यहाँ पे P1Q1 जो है वो छोटा है, PQ छोटा है P1Q1 से। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ देख लें PQ इज लेस देन P1 इंटू Q1। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ही टैकोमेट्री से स्टेडिया रॉड, स्टेडिया गज की दूरी बढ़ती चली जाएगी, P1 और Q1 के बीच की जो रीडिंग है, डिफरेंस ऑफ जो रीडिंग है अपर स्टेडिया रॉड पे रीडिंग एंड लोअर स्टेडिया रॉड पे जो रीडिंग आएगी, वायर पे जो रीडिंग आएगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो जब अगर वो पास में होगा तो PQ की वैल्यू छोटी आएगी और दूर जाएगा तो PQ की वैल्यू बड़ी। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हम टैकोमेट्री से दूर जाते चले जाएंगे तो दूरी बढ़ती जाएगी। तो जब दूरी निकालना है तो ये 100 तो कांस्टेंट है, तो P1 और Q1 की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी सिद्धांत पे टैकोमेट्री को बनाया जाता है। जो अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया होता है, यहाँ पे ये जो अपर स्टेडिया, सपोज दैट ये है, ये यहाँ पे जो अपर स्टेडिया होता है ये हो गया तो ये अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया, ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जब हम आई पीस से देखते हैं तो जो एंगल बने, वो एंगल जो बनता है वो बनता है 34 डिग्री करीब 22 सेकेंड के नियर अबाउट बनता है। इसी इतनी डिग्री बनती है। और जब ये बनती है, इसी हिसाब से टैकोमेट्री भी एक तरह का लेवल है। और उस लेवल में हम क्या करते हैं, जो अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एंगल को हम फिक्स कर देते हैं 34 डिग्री 22 मिनट। तो यहाँ से हमें टैकोमेट्री से हम दूरी का पता लगा सकते हैं। ओके।